आपको ये जानना जरूरी है कि टैकीकार्डिया जो होता है वो सुप्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर भी हो सकता है। मतलब वेंट्रिकल के ऊपर से होगा तो सुप्रावेंट्रिकुलर होगा और वेंट्रिकल से होगा तो वेंट्रिकुलर होगा। डिफरेंस कैसे करते हैं? जो सुप्रावेंट्रिकुलर होता है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, चूंकि ये बिलो द बंडल ऑफ हिस जनरेट होता है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रॉड होता है। एक तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया। और मान लीजिए आपने देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल है, तो आपको अब देखना है पी वेव है या नहीं है। अगर पी वेव नहीं है तो दो ही आंसर बन सकता है, या तो एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर पीएसवीटी। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपको यह देखना पड़ेगा कि जो रिदम है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रिदम हमारा इरेगुलर है तो आंसर बन जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन, जबकि अगर रेगुलर है तो बन जाता है पीएसवीटी। यहां पे हमने इसको दिखाने की कोशिश की है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। आप देखोगे फिब्रिलरी वेव्स हैं, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर वेव्स हैं, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, मतलब रिदम जो है वो रेगुलर नहीं है। ये हो गया आपका एट्रियल फिब्रिलेशन। जबकि अगर पीएसवीटी में आप देखोगे तो इसमें भी पी वेव नहीं है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ये रेगुलर है। अब आपको डायग्नोसिस तो पता चल गई, अब आपको मैनेज कैसे करना है। जब आपके पास पेशेंट आता है एट्रियल फिब्रिलेशन का, तो आपको रेट, रिदम और कोगुलेशन, इन तीनों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर पेशेंट का रेट जैसे बढ़ा हुआ है तो आपको बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना पड़ेगा, मतलब आईवी एस्मोलॉल या आईवी वीरापेमिल देना पड़ेगा। लेकिन रिदम जो है उसको ठीक करने के लिए आपको कार्डियो वर्जन करना पड़ेगा। केमिकल कार्डियो वर्जन में अगर हम बात करें तो आपको आईवी इबोटिराइड देना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट ये सब करते करते आपको पता चल रहा है कि पेशेंट अनस्टेबल हो गया, तो पेशेंट को डीसी शॉक देना पड़ेगा, 200 जूल बाइफिजिक डीसी शॉक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पास पीएसवीटी का पेशेंट आता है, ऐसे केस में सबसे पहले आपको वेगल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। इससे पेशेंट का रेट कंट्रोल में आता है। कैसे कैसे कर सकते हो? पेशेंट को कार्डियक मसाज, आपको पेशेंट को कैरोटिड मसाज दे सकते हो। पेशेंट के मुंह पे ठंडा पानी मारोगे, पेशेंट को वाल साल्वा करने की करोगे। इससे क्या होगा, वोगल डिस्चार्ज बढ़ेगा और हार्ट रेट कंट्रोल में आएगा। इससे अगर नहीं काम बात बनती है तो आप पेशेंट को आईवी एडिनोसिन दोगे 6 to 12 मिलीग्राम स्टैट। लेकिन अगर ये सब करते करते पेशेंट अनस्टेबल हो गया तो इसके केस में भी आपको डीसी शॉक देना पड़ेगा, 120 to 200 जूल का बाइफिजिक डीसी शॉक देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा था कि पी वेव तो प्रेजेंट है, तो आपको ये देखना है कि क्या हर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आंसर बन जाएगा साइनस टैकीकार्डिया। लेकिन अगर ऐसा देखते हैं कि हर पी वेव के बाद क्यूआरएस नहीं आ रहा है, पी वेव आ रही है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, फिर दो बार पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, ऐसे केस में आंसर बन जाएगा आपका एट्रियल फ्लटर। यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, पी वेव फिर दो फ्लटर वेव, फिर पी वेव फिर दो फ्लटर वेव। ऐसे केस में भी मैनेजमेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के जैसे ही है, लेकिन इसमें अगर पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है तो आप डीसी शॉक 50 जूल बाइफिजिक डीसी शॉक देते हो। ये तो हो गया सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में। लेकिन अगर हम वेंट्रिकुलर